अगले रोज मैंने अपने सब इंस्पेक्टर फरजंद अली को तमाम ज़रूरी बातें समझाकर लाहौर भेज दिया। मैंने इसे हदायत की थी कि वो मकामी थानेदार से मिले और नहायत राजदारी के साथ इस मामले की टुआ लगाए। याद रहे कि इससे पहले मैं पिछले 4-5 रोज के तमाम अखबारात देख चुका था। कहीं भी विमाला के अगवा या गुमशुदगी की खबर मौजूद नहीं थी। ये खासी हैरानी की बात थी। शायद विमाला के वारिस जानबूझकर ये खबर छुपा रहे थे। ये भी मुमकिन था कि वो वैसे ही इस वाक़े से लाइल्म हो। मेरा सब इंस्पेक्टर तीसरे रोज वापस आया। इसने वही कुछ बताया जो अखबारात से जाहिर हो रहा था। विमाला के अगवा या गुमशुदगी की कोई इत्तला नहीं थी। सब इंस्पेक्टर की मुलाकात विमाला के बाप से भी नहीं हो सकती थी। सिर्फ इतना पता चला कि विमाला लाहौर में नहीं है, शायद नथिया गली या डलहौजी में बर्फबारी देखने गई हुई है। विमाला का बाप रघुनाथ भी अब इसके पीछे चला गया है। सब इंस्पेक्टर ने अक्लमंदी से काम लेते हुए 2 ऐसे अफराद से भी मुलाकात कर ली थी जो अशोका थिएटर में ड्रामे वगैरह स्टेज करते थे। विमाला इनके एक ड्रामे में भी काम कर रही थी। ये दोनों अफराद जो सगे भाई थे, सख्त सट पटाए हुए थे। इनका कहना था कि विमाला एक नहायत गैर जिम्मेदार अदाकारा है। शोहरत के सबब दिन ब दिन इसका दिमाग खराब हो रहा है। वो इन्हें बताए बगैर ड्रामा छोड़कर चली गई है। लाहौर में हालात का इशारा बहुत वाज़ेह था। वाक़यात की जंजीर में एक और कड़ी बिल्कुल दुरुस्त बैठ रही थी। फिल्मी अदाकारा विमाला एक अजीब खेल खेलते हुए खतरनाक सूरत हाल में फंस चुकी थी। अब ये बहुत ज़रूरी था कि गिरफ्तार शुदा चंगड़ों की ज़ुबान खुलवाई जाए। जैसे भी हो इन्हें ये बताने पर मजबूर किया जाए कि विमाला इस वक्त कहाँ है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये बड़ी मोटी चमड़ी के लोग थे। मार तो इनके लिए हलवा पूड़ी थी। मैंने करीबी चौकी से एक स्पेशल बावर्ची बुलाया। इस बावर्ची को हम छतरोल मास्टर कहते थे। हलवा पूड़ी में ऐसे मसाले डालता था कि वो हलक से उतरनी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अभी इस बावर्ची ने लाकअप में पहुंचकर पटाख पटाख पूड़ियाँ लगाना शुरू ही की थी कि मुझे इसका हाथ रोकना पड़ा। दरअसल एक अहम इत्तला आ गई थी। मेरे एक घरेलू मुलाजिम ने थाने में आकर बताया कि बिलाल शाह घर आया बैठा है और मेरा इंतजार कर रहा है। मैं गिरफ्तार शुदा चंगड़ों की मार पिटाई रुकवा कर घर पहुंचा तो बिलाल शाह को मुंतजर पाया। वो शेर की तरह बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। जाहिर था कोई अहम इत्तला है जो इसे बैठने भी नहीं दे रही थी। बगैर किसी तमीद के हम असल मौजू पर आ गए। बिलाल शाह ने सनसनीखेज लहजे में कहा, खान साहब, रात सतराम जान एक लड़की चिरागा चंगड़ों के हवाले की है। चिरागा को सतराम का छोटा भाई हीरा कहीं से उठाकर लाया था और इसे अपने घर में डाला हुआ था। मुझे रात ही मालूम हुआ कि चिरागा दरअसल चंगड़ी थी और इसे हीरे ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या इस मामले का ताल्लुक जूती झुमके वाले चक्कर से है? बिलाल शाह बोला, मैं कुछ कह नहीं सकता जी, लेकिन इस रोज झोंपड़े में सतराम और चंगड़ों के बंदों में जो बात हुई थी, इसमें चंगड़ ने कहा था, एक हाथ लो दूसरा हाथ दो। कोई झगड़ा ना कोई रोला। हो सकता है सांसियों ने चरागा देकर इनसे वो लड़की वापस ले ली हो जिसे चंगड़ों ने मिस्त्री हाथे से उठाया था। मेरे जहन में खुलबली सी मच गई। अगर वाकई ऐसा हुआ था तो ये मामला और भी संगीन हो गया था। विमाला सांसी नहीं थी और ये बात सांसी भी अच्छी तरह जान गए होंगे। इसके बावजूद वो खामोश रहे थे और चंगड़ों की बेखबरी से फायदा उठाकर इसे चंगड़ों से हासिल कर लिया था। बदले में चंगड़ों को एक लटी पटी औरत दे दी गई थी। बड़ी गहरी चाल थी ये। मैंने बिलाल शाह से पूछा, हीरे ने चिरागा से ब्याह कर रखा था? नहीं जी, वो एतमाद से बोला, वैसे ही रह रहा था इसके साथ। ऐसे मामले में कोई शर्म हया नहीं करते ये रूही नाले वाले। औरत को ढोर डंगर समझते हैं। मैंने कहा, इस बात का तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या चिरागा के वारिस इसे दोबारा कबूल कर लेंगे खुशी से? क्यों नहीं करेंगे जनाब। जैसे कोई अपनी गुमशुदा भैंस वापस ले लेता है, ऐसे ही ये लोग औरत भी ले लेते हैं। भैंस वाला ये नहीं सोचता कि कोई इसका दूध पीता रहा है। इस तरह ये रूही नाले वाले भी नहीं सोचते कि कोई मर्द इस औरत के साथ सोता रहा है। बस इन लोगों का रहन सहन ही ऐसा है। आप क्या समझते हैं कि चिरागा के बदले में जो औरत सांसियों को मिलेगी वो पाक साफी वापस आ गई होगी? बिल्कुल नहीं जनाब। बिलाल शाह की बातों को रद्द करना बहुत मुश्किल था। वो रूही नाले के खाना बदोशों को बहुत अच्छी तरह जानता था। मैंने कहा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई इस मामले में। ये मामला अब इतना सीधा नहीं रहा जितना तुम समझ रहे हो। क्या मतलब? बिलाल शाह ने आंखें मेरी तरफ गाड़ी। मैंने कहा, अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है, यानी सांसियों ने चिरागा के बदले में बुध को अगवा होने वाली लड़की चंगड़ों से ली है, तो फिर वो जबरदस्त धोखा दे गए हैं। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। बिलाल शाह बोला, बात यह है प्यारे कि सांसियों की कोई लड़की सिरे से अगवा ही नहीं हुई, तो फिर वो झुमके वाली कौन थी? वो एक मामूली खाना बदोश नहीं, फिल्मों और ड्रामों की बहुत बड़ी अदाकारा है। मुझे तो ये चंगड़ अंधे नजर आते हैं, ये भी ना जान सके कि जिसे उठाकर लाए हैं वो खाना बदोश है या खाना बदोश बनी हुई है। बिलाल शाह के चेहरे पर अब हैरत की बारिश हो रही थी। गालिबन इसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था।
मैंने इसे विमाला के साथ दविंदर के इश्क की सारी कहानी सुनाई और आखिर में इसे बताया कि दविंदर विमाला की जूती और इसका झुमका पहचान चुका है। बिलाल शाह ये सब कुछ हैरत में डूबकर सुनता रहा। इसने गाहे गाहे मुझसे सवालात भी किए। इसके चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी। बोला, अगर ये बात मान ली जाए कि इस रात चंगड़ों ने विमाला को सांसी समझ कर अगवा किया था, तो विमाला ने इनकी गलतफहमी दूर न की होगी। यकीनन इसने बताया होगा कि वो खाना बदोश नहीं, शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की है, और ना भी बताया होगा तो इसके हुलिये और बातचीत से जाहिर हो गया होगा। फिर चंगड़ों ने इसे सांसी कैसे समझ रखा और सांसियों ने कैसे धोखा खा लिया? मैंने कहा, तुम्हारा सवाल अहम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि विमाला ने जानबूझकर अपनी असलियत छुपा ली हो। वो क्यों अपनी असलियत छुपाती? अपना आप बताकर चंगड़ों पर रोप क्यों न डालती? बिलाल शाह ने खटक से सवाल किया। ऐसा करने की एक से ज्यादा वजूहत हो सकती हैं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल अब तुम फौरन डेरे पर वापस जाओ, तुम्हारी वहाँ शदीद जरूरत है। जैसे ही कोई नई इतला मिले मुझसे राब्ता करो। बिलाल शाह खुद भी सूरत हाल की नजाकत को समझ रहा था। इसने ज्यादा नखरे नहीं दिखाए और एक कप चाय का पीकर रुखसत हो गया। मैं फौरन थाने पहुंचा और अपने सब इंस्पेक्टर को मशवरे के लिए बुला लिया। ये बात मैं पहले से जानता था कि सांसी चंगड़ों से ज्यादा होशियार और फराट है। विमाला वाले वाकये से भी इस बात की तस्दीक हुई थी। उन्होंने मामूली शक्ल सूरत की एक लड़की देकर चंगड़ों से विमाला जैसी लड़की हासिल कर ली थी। बल्कि अब तो मुझे एक और भी शक हो रहा था। हो सकता था वो विमाला को पहचान गया हूँ। एक मशहूर एक्ट्रेस को कब्जे में करके वो कई एक फायदे हासिल कर सकते थे। सब इंस्पेक्टर फरजंद अली ने भी मेरे इस ख्याल की तायद की। इसने कहा, नवाज साहब, मेरा ख्याल है मुखिया सतराम जा वगैरह ने विमाला को पहचान लिया है। वो दीदा दिलीर मुजरिम है। हो सकता है विमाला के वारसों को ब्लैकमेल करने का प्रोग्राम बना ले। ऐसी सूरत में विमाला इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकती है। अब हमारे सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि बराह रास्त कार्रवाई की जाए, सतराम और दिलावर दोनों को पकड़ लिया जाए और जैसे भी इनसे लड़की बरामद करा ली जाए। दूसरी सूरत ये थी कि खामोशी से विमाला का खोज लगाया जाए और छापा इस वक्त मारा जाए जब पूरा यकीन हो जाए कि मगविया बरामद हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर फरजंद अली फौरी कार्रवाई के हक में था। इसका कहना था कि सांसी खतरनाक लोग हैं। इनके हाथों में पहुंचकर मगविया किसी भी सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो सकती है। इसके बरामद होने में जितनी देर लगेगी मसला उतना ही पेचीदा हो जाएगा। अगर विमाला कोई शरीफ पाकबाज लड़की होती तो मैं फरजंद अली की बात मानने में एक लम्हे की देर न करता, लेकिन मुझे मालूम था वो किस कमाश की औरत है। सांसियों के कब्जे में इसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि इसकी कोई इज्जत थी ही नहीं। अपने जिस्म को तो इसने खुद खिलौना बनाया हुआ था। अब तक वो न जाने किस किस घाट का पानी पी चुकी थी। इसे बरामद कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन फौरी बरामद कराने के चक्कर में मामला बिगाड़ लेना अक्लमंदी नहीं थी। सांसी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में थे और इनमें एक से एक बढ़कर कातिल और कानून शुकन था। किसी बंदे को मारकर मदा गायब कर देना या इसे आजाद इलाके में बेच आना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ऊपर से जितने आजिज और मस्किन नजर आते थे, अंदर से इतने ही खूंखार थे। विमाला का इनके कब्जे में चले जाना विमाला के साथ साथ हमारी भी बदकिस्मती थी। इस बदकिस्मती का असर कम करने के लिए जरूरी था जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया जाए।